वेलकम एवरीवन। बहुत ही फायदे की वीडियो है आज आपके लिए। जिन्होंने मेंस लिखना है इस बार उनके लिए भी बहुत काम की है, और जिन्होंने मेंस नहीं भी लिखना अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की वीडियो है। क्यों? क्योंकि बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है ना ऑल्सो मेंस तो तभी क्लियर होगा अगर आंसर्स बढ़िया लिखे जाएंगे, आंसर्स ऐसे लिखे जाएंगे जो पेपर चेकर पढ़ के उसको लगे कि यार रियली बहुत बढ़िया आंसर लिखा गया है, वेरी वेल डन। ऐसी फील आए, अगर एक्सीलेंट फील आए अंदर, फिर जाके आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। नाउ बढ़िया आंसर कैसे लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा कौन सा आंसर है जो हमें पता चले कि यूपीएससी को पसंद आएगा ही, पेपर चेकर को पसंद आएगा, तो हम क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे? वो हम सिर्फ तब जान पाएंगे अगर हमें पता हो कि यूपीएससी ने इवेल्युएशन करते हुए कौन से क्वेश्चन को कितने नंबर दिए किसी पर्टिकुलर टॉपर को। वो तो हमें लग नहीं सकता पता, तो फिर एटलीस्ट हम आइडिया तो ले सकते हैं उसके नजदीक रह के। कैसे आइडिया ले सकते हैं? ये जो टॉपर्स हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव। अब ये टॉपर हैं आदित्य श्रीवास्तव, इन्होंने ड्यूरिंग प्रैक्टिस बहुत से मॉक टेस्ट सॉल्व किए। अब जैसी प्रैक्टिस इनकी मॉक टेस्ट में है, वेरी ऑब्वियस एग्जाम में भी जाके वैसे ही आंसर्स लिखे होंगे। सिंस वैसे ही आंसर्स लिखे होंगे तो वी कैन गेट एन आइडिया कि अगर वहां उन्होंने टॉप किया है तो यूपीएससी ने कौन से आंसर्स को अप्रिशिएट किया है। ये जो मॉक टेस्ट में हम देख सकते हैं ऐसे स्किल को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इनका स्किल था जो मॉक टेस्ट में इन्होंने लिखा, सेम उन्होंने अपने एग्जाम में भी जाके वैसा ही स्किल प्रेजेंट किया और यूपीएससी ने अप्रिशिएट किया और इनको रैंक 1 हासिल हुआ। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें इनके आंसर्स को देख के, मॉक टेस्ट वाले जिन्होंने लिखे होंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे आंसर्स अप्रिशिएट किए जा सकते हैं। तो दिस विल बी ए सीरीज जिसमें मैं सिर्फ एक टॉपर का जिक्र नहीं करूंगा, इसके अलावा मैं और भी टॉपर्स आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपका खुद का भी दिमाग खुलेगा एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे आंसर लिखे जा सकते हैं। बहुत से बच्चे तो इस चीज को इग्नोर करते हैं, वो टॉपर्स की आंसर शीट देखती नहीं, जाके ऑनलाइन अवेलेबल होती है। मैंने भी कुछ नहीं किया इनकी आंसर शीट लाने के लिए, मॉक टेस्ट की मैंने किया ऑल इंडिया रैंक 1 2023 मेंस मॉक टेस्ट, खत्म, वहां पर आपको आ जाएगा। वहां से मैंने उठाया और आपके लिए मैं ले आया ताकि मैं आपको बता सकूं। एंड यकीन मानिएगा अगर उन्होंने रैंक 1 हासिल किया तो पता लग रहा है क्यों किया, इनके आंसर्स को देख के। क्या आपकी सोच वहां तक जाती है? अब जब मैं आगे आपको लेके चलूंगा, आपने एक चीज करनी है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने ये आगे वीडियो नहीं करनी, वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करने के बाद वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के खुद पहले अपना दिमाग लगाइए कि मैं होता तो मैं इसमें क्या पॉइंट्स लिखता या लिखती। यू हैव टू डू दैट। उसके बाद फिर टॉपर ने क्या लिखा था फिर आप वो देखिए, फिर आप गैप्स एनालाइज कीजिए कि क्या गैप्स थे, फिर अगले क्वेश्चन पे आप ऐसे इंप्रूव कर पाएंगे। एंड दिस इज समथिंग वेरी मच बेसिक एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये पिलर है आपकी प्रिपरेशन का, आंसर राइटिंग को इग्नोर मत कीजिएगा। आई एम स्टिल टेलिंग यू, बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। शायद कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जिसको रिक्वायरमेंट है इस गाइडेंस की और उसको वो मिल रही है एंड ही एंड्स अप क्लियरिंग एग्जामिनेशन और शी एंड्स अप क्लियरिंग दैट एग्जाम। दैट्स व्हाट आवर रियल इंटेंट इज। ओके, चलिए चलते हैं। लर्न आंसर राइटिंग फ्रॉम द टॉपर्स आंसर शीट, आदित्य श्रीवास्तव की आंसर शीट है और हम चलते हैं आगे और देखते हैं। चलिए तो सी क्वेश्चन क्या है, आई होप क्वेश्चन इज प्रीटी मच क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। मैं पढ़ भी देता हूं। सब्सिडीज हैव morphed into a populist tool to achieve electoral objective rather than the developmental goals. I'll make sure ये मैं आपके लिए बड़ा भी कर देता हूं। Subsidies have morphed into a populist tool to achieve electoral objectives rather than developmental goals. तो what is the question? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो एक पॉपुलिस्ट टूल हो गई है लोगों को ल्योर करने के लिए। पॉपुलिस्ट टूल लोगों को ल्योर करने के लिए क्यों? ताकि वो अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाए। पॉलिटिकल पार्टीज का जो इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि उनको किसी ना किसी तरीके से सीट हासिल करनी है, उनको किसी ना किसी तरीके से जीत के बैठना है कुर्सी पे। अब उसके लिए दे डू व्हाटएवर इट टेक्स, चाहे वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज हैं, चाहे वो शराब बांटना, चाहे वो पैसे बांटना, या फिर आम जनता को सब्सिडीज दे के वोट हासिल करना है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? इट्स अ पॉपुलिस्ट टूल टू अचीव इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव्स रादर देन द डेवलपमेंटल गोल्स। मतलब क्या है कि सब्सिडीज का रियल मकसद क्या था? तो क्या सब्सिडीज देनी बुरी होती है? नहीं। मकसद क्या होता है? डेवलपमेंटल गोल के जो लोग मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाते, जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, जिनको बेयर मिनिमम भी नहीं नसीब होता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, हेल्थ और फूड, उनको सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। बट ये वाला चीज दिमाग में ना रखते हुए उन्होंने क्या किए, इसको पॉपुलिस्ट
एजेंडा बना लिया, टूल बना लिया ताकि इलेक्टोरल गेन्स हो सके। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब आप इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद पॉइंट्स लिखिए आपके दिमाग में क्या आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि द ऑल इंडिया टॉपर आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1 उन्होंने कैसे इसको आंसर लिखा था, क्या चीजें उन्होंने अपने आंसर्स के बीच में डाली हैं कि आप खुद अप्रिशिएट करोगे कि यार वाह क्या आंसर लिखा। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी अमेज्ड, बट उससे पहले इसको करो पॉज और अपने पॉइंट्स लिखो, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। ओके गाइस, आई होप अभी तक आपने पॉज करके वो पॉइंट्स लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या उन्होंने इसमें लिखा। तो सी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें सब्सिडीज के बारे में तो ये हमें सब्सिडीज कहां देखने को मिलती है, हमें सब्सिडीज देखने को मिलती है बहुत सारी स्टेट्स में, चाहे आप पंजाब की बात करो, चाहे हरियाणा की बात करो, आप दिल्ली की बात करो, आप अदर स्टेट्स की बात करो। ये जो सब्सिडीज वाली चीज है या पैन इंडिया की बात करो, कोई नई चीज नहीं है सब्सिडी की, और ये हमेशा चलती आई है। लेकिन यहां पर अगर हमें लिखना है तो यूजुअली क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्शन में आप क्या कीजिए, आप कोई कीवर्ड उठाइए और उसका मीनिंग लिख दीजिए। अब यहां पर कीवर्ड क्या था, सब्सिडीज। अब तो क्या सब्सिडीज को थोड़ी एक्सप्लेन करने लग जाओगे व्हाट इज अ सब्सिडी। नो, ये ट्रेंड नहीं अपनाना आपने, आपने देखना है कि कैसे इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। सीधा और सीधा इन्होंने क्या किया, ही पिक्ड अप द केस स्टडी ऑफ द पंजाब। पंजाब की केस स्टडी उठाई और बोला कि जो पंजाब की केस स्टडी है वो हमें शो करती है कि कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो दी गई किसको, लोगों को और फार्मर्स कम्युनिटीज को, उसके कारण क्या हुआ है, उसके कारण एनवायरमेंट थ्रेट भी हमें नजर आया एंड ग्राउंड वाटर लेवल भी रिड्यूस हुआ। फर्दरमोर इट हैज पुश्ड द स्टेट इनटू अनसस्टेनेबल डेट। स्टेट के ऊपर फालतू का कर्जा खड़ा होता गया। जो लोग आजकल अखबार पढ़ रहे हैं, अगर अब रेलेवेंट ये क्वेश्चन आता तो आपको पता लग सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वार्न किया, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को क्या वार्न किया कि अगर आपने ये फ्री सब्सिडी मुफ्त बिजली स्कीम बंद नहीं की तो जल्द पंजाब बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज वार्न्ड द चीफ मिनिस्टर आल्सो। सो आप ये भी मेंशन कर सकते थे कि पंजाब का जो वर्सनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पंजाब का जो नुकसान हो रहा है, एंड पंजाब इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो अब यू कुड हैव मेंशन्ड दैट। और देखिए फैक्ट कैसे यूज किया गया यहां पर, इट हैज पुश्ड द स्टेट इनटू अनसस्टेनेबल डेट। कैसे, करंटली 53% ऑफ द स्टेट की जीडीपी का 53% डेट ही है पंजाब पर। देखो कैसे ही हैज रिमेंबर्ड द फैक्ट। अब ये नहीं है कि अगर फैक्ट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे मार्क्स, बट अगर फैक्ट्स आप लिख देते हैं और आपको याद रह जाते हैं तो थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स आपको जरूर मिलते हैं। बट दिस डजंट मीन कि आप हमेशा हर चीज में फैक्ट्स याद करने की कोशिश करो, वो आपके लिए और ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि आप बाकी चीजों को छोड़ दोगे। अब सी कितना वेल रेड पर्सन है ये। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको कंपेयर किया कि श्रीलंका में जो क्राइसिस देखने को मिले थे 60% ऑफ द जीडीपी था सिर्फ। कैन यू इमेजिन दैट? श्रीलंका में जो क्राइसिस देखने को मिले ओनली 60% ऑफ द जीडीपी गाइस, और पंजाब ऑलरेडी 53% ऑफ द स्टेट जीडीपी पर खड़ा है क्राइसिस में। तो सिर्फ 7% रह गया पंजाब में लैंड अप इन द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये ऐसे कंपैरेटिवली इन्होंने एनालाइज करके बताया। तो मकसद क्या था यहाँ ये लिखने का? इसका मकसद ये था एग्जामिनर को बताना कि मैं बहुत पढ़ा हुआ इंसान हूं, मैं वेल रेड पर्सन हूं, मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस करने आते, कल को मैं ऑफिस में भी बैठा हूं तब मेरा दिमाग भी ऐसे चलेगा कि अगर मैं लेट्स से सेक्रेटरी हूं पंजाब का, तो भाई पंजाब स्टेट कहां जा रहा है, अगर इतने में तो श्रीलंका क्राइसिस में आ गया था। तो ये सोच ही है ना, ये जो सोच है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। सो बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर द आंसर्स आर रिफ्लेक्टिंग दैट आई एम एन ऑफिसर, एंड ऑफ कोर्स ही वाज बिकॉज़ ही वाज एन आईपीएस आल्सो बिफोर दैट। सो एनीवे, यहां तक आपको समझ आया, इन्होंने केस स्टडी उठाई पंजाब की। लेकिन एक चीज और देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखा इन्होंने। He has not mentioned बीजेपी, क्योंकि नेगेटिव सेंस में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पोर्ट्रे करने का मतलब हो जाता है शायद आप बैशिंग कर रहे हो, शायद आप अपनी इंक्लिनेशन दिखा रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। सो नो पॉलिटिकल पार्टीज नेम हैज बीन मेंशन्ड। दो स्टेट ऑफ पंजाब के बारे में सब्सिडी बताया इन्होंने कि कैसे ये पॉपुलिस्ट पॉलिसी बन गई है। तो इससे पहले आप ये भी इसमें ऐड कर सकते थे कि different political parties, they compete with respect to the electricity, and the recent scenario of the Punjab was a classic example with respect to that, whereby the present regime came into existence how, based on the populist policy. Same happened in Delhi also. तो significant favor मिला है लोगों को, significant benefit मिला है लोगों के जेबों को, लोगों के पैसों को, बट स्टेट तो सीधा कहां चला गया, डेट में चला गया। अब यहां क्या दिया गया था, एग्जामिन करना। जब एग्जामिन करना होता है तो आपको क्या करना है, इन डिटेल में इसके मुद्दे के ऊपर बात करनी होती है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना होता है। तो सब्सिडीज हैज मॉब्ड इनटू पॉपुलिस्ट टूल टू अचीव द इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव। तो उसमें अ वेरी गुड बिगिनिंग वाज दिस। सब्सिडीज फॉर मियर पॉपुलिज्म, ये सिर्फ पॉपुलिज्म के लिए सब्सिडीज दी गई। कैसे दी गई?
अब यहां इन्होंने बताया कि फार्म लोन वेवर सेट बैड प्रेसिडेंट्स विद नो डेवलपमेंट। सो अगेन जब सब्सिडीज का मुद्दा है कि डेवलपमेंट लाना, तो फार्म लोन को वेव ऑफ करके कैसे डेवलपमेंट आई? नहीं ना आई, तो फिर क्या रह गया था? मेयरली सिर्फ और सिर्फ पॉपुलिस्ट पॉलिसी। पॉपुलिस्ट पॉलिसी होता है कि पॉलिसीज को इस तरह से प्रमोट करना ताकि आपको वोट्स हासिल हो सके, आप लोगों के फेवरेट बन सको। अब सब्सिडीज का मकसद था डेवलपमेंट, फार्मर्स के लोन को वेव ऑफ करके डेवलपमेंट तो नहीं आई, लेकिन हुआ क्या है? बैड प्रेसिडेंट सेट हो गया जहां पर आपको कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। दैट मींस इट वाज अ पॉपुलिस्ट एजेंडा। देन वोटर्स गेटिंग एंटाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एज सीन इन लोक नीति CSDS सर्वे। सो देखो सर्वे में भी वो भी कोट किया उन्होंने, लोक नीति का सर्वे। सो ही वाज वेरी मच वेल रेड। दिल्ली फ्री राइड्स केस, देन अच्छा दिल्ली फ्री राइड्स केस की, देन मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना को भी आप मेंशन कर सकते हो, जो डिफरेंट स्टेट्स चलाते हैं अपने लोगों के लिए। उसके अलावा और भी फ्रीबीज बांटना, जैसे कि साइकिल्स बांटना, या फिर उसके अलावा और जब गवर्नमेंट एंटरटेन करने लग जाती है लोगों की नीड्स को इस तरह से कि रादर देन उनके बीच में कैपेसिटी बिल्डिंग करना, वो क्या करते हैं? उनको सीधा के सीधा फ्रीबीज देना शुरू कर देते हैं। सो फ्रीबीज कैपेसिटी बिल्डिंग भी यहाँ एक कीवर्ड बनता था, जो इसमें फिलहाल यूज नहीं किया गया। So subsidy bills are becoming unmanageable as pointed by Economic Survey 2021. Lack of capital expenditure due to diversion from the revenue expenditure. अब देखो इकोनॉमी भी इस क्वेश्चन में डाली कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा ड्यू टू डाइवर्जन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो लैक ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब्सिडीज में पैसा जा रहा है, सब्सिडीज में पैसा जा रहा है, तो नए प्रोजेक्ट्स कहां से आएंगे? नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो जीडीपी और कैसे बढ़ेगी, कैसे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी? सो ये एक ऐसा सर्कल है जो आपको पुश कर रहा है कहां? एक तरह से क्राइसिस में, रादर देन एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑल दिस हैम्पर्स द डेवलपमेंट एज लिमिटेड नेचर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। दैट्स व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड, जिसमें इन्होंने इतना बता दिया है कि जो सब्सिडीज हैं वो पॉपुलिस्ट टूल बन के रह गई हैं। उसके इन्होंने काफी एग्जांपल दे दी, जिसमें मैंने आपको बताया आप ऐड भी कर सकते थे, जैसे तीर्थ यात्रा योजना के बारे में आप ऐड कर सकते थे, मुफ्त बिजली स्कीम भी आप लिख सकते थे, जो एनीवे इन्होंने भी मेंशन किया है, सब फ्री बीज के बारे में आप मेंशन कर सकते थे। इसके अलावा और भी चीजें आप यहाँ ऐड कर सकते थे। एनीवे हम इनका आंसर डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड आंसर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन था एग्जामिन में इन्होंने दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है, बट सब्सिडीज आर आल्सो, अब डेवलपमेंट कैसे करती है सब्सिडीज? इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसे कर रही है कि अगर आप मिड डे मील्स चला रहे हो, दैट इज हेल्पिंग द पीपल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रहे हो, दैट इज हेल्पिंग द पीपल। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस दे रहे हो, अगेन हेल्पिंग द फार्मर्स कम्युनिटी। तो सी फूड सब्सिडी, पीडीएस, मिड डे मील्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, पोषण अभियान, यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ लिंक किया कि डेवलपमेंट कैसे होगी जो गवर्नमेंट पॉलिसी चला रही है, जैसे पोषण अभियान चल रहा है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको सारे याद थे, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2 इसको बोला कि अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो हम ये अचीव भी करेंगे। इंक्लूसिविटी टू ब्रेक द साइकिल्स ऑफ डेप्रीवेशन, मनरेगा स्कीम, तो यहां पर इन्होंने ये भी मेंशन किया। सो द सब्सिडीज नीड टू बी वेल डायरेक्टेड वाया प्रॉपर प्रॉपर्टी ऑडिट। आगे देखिए, टू असेस आउटकम्स टू एंश्योर सबका साथ सबका विकास। तो गवर्नमेंट भी तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो प्रो गवर्नमेंट होके इन्होंने बोला प्रॉपर्टी प्रॉपर चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्रॉपर्टी ऑडिट चाहिए स्कीम्स का, कि क्या स्कीम्स प्रॉपर तरीके लग पा रही हैं। अब अगर ये ऑफिसर हैं तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? दैट्स व्हाट इज द डिमांड ऑफ द यूपीएससी ऑल्सो। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट का एजेंडा भी लिया, थोड़ा सा बीच में क्रिटिसिज्म भी शो करने की कोशिश किया बड़े ही सटल मैनर में, एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी कवर किए, किसके? सब्सिडी के। इज दैट फाइन? अब इसमें एक चीज और ऐड हो सकती थी कि सब्सिडी शुड बी कंबाइंड विद द अमर्त्य सेन प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं कंबाइंड विद द सब्सिडीज, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब शायद सब्सिडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद इतने काबिल हो जाएंगे, एंड दैट विल बी द ट्रू सबका साथ सबका विकास। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वाज रिक्वायर्ड, एंड ये देखिए आई होप आपको यहाँ से समझ आया कि कैसे आंसर्स लेके जा रहे हैं। तो अब आप अपने वो पॉइंट्स देखिए जो आपने जॉट डाउन किए थे, क्या इसके नजदीक लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे हैं नजदीक इसके, देन यू नीड टू वर्क हार्ड। कैसे वर्क हार्ड करना है आपको आइडिया हो ही गया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिमाग में रहे, गवर्नमेंट की टैगलाइंस दिमाग में रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमेशा मैं क्लास में सजेस्ट करता हूं कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखना है। इसके अलावा आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी कोट कर सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कोट कर सकते हो, आप जहां जहां आपको लगे कि कोट करना चाहिए वहां आप कोट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये इनका एक आंसर था।
चलिए अब आपको दूसरा आंसर भी दिखाते हैं इनका। लो पहले इसकी भी स्टेटमेंट अच्छे से देख लेते हैं। ब्रिक्स हैज अ पोटेंशियल टू लीड द पाथ टुवर्ड्स रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, but it suffers from numerous internal contradictions discussed in the light of recently concluded 14th BRIC summit। अब ब्रिक सबमिट हुई और 14th ब्रिक सबमिट में क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है अगेन टेलिंग यू, और क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स हैज पोटेंशियल टू लीड द पाथ टुवर्ड्स द रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंडरलाइन किया कि इसमें कीवर्ड्स क्या है, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, अगला बट सफर फ्रॉम न्यूमरस इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस, और इन्होंने क्या किया, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस को अंडरलाइन किया। तो दैट मींस ही अंडरस्टूड कि मुझे इन दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। आगे क्या है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड 14th ब्रिक समिट। अब रिसेंटली कंक्लूडेड 14th ब्रिक समिट की अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली कंक्लूडेड 14th ब्रिक समिट में डिस्कस करने को बोला इन्होंने। डिस्कस में क्या होता है, आपको एक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना होता है और उसके बेस के ऊपर एविडेंस देना होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। दैट इज व्हाट इज डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सिनेरियो। अब यहां क्या बोल रहे हो आप, इट हैज अ पोटेंशियल टू लीड द पाथ टुवर्ड्स रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब इसको डिस्कस करना है कि इसमें क्या पोटेंशियल है मल्टीलेटरलिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए, बट इट सफर्स फ्रॉम न्यूमरस इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से ये क्या करता है जी, सफर करता है। तो डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड 14th ब्रिक समिट। इज दैट क्लियर गाइस, ऑल ऑफ यू? Okay, great. So BRICS was a term which was coined by a senior Goldman Sachs employee in 2001 and came into being with first BRICS summit in 2009. So anyway, यहां पर आप मल्टीलेटरलिज्म भी समझा सकते थे कि मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है, यूनिलेटरलिज्म से, बायलेटरलिज्म से मल्टीलेटरलिज्म एज एन के पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफरेंट नेशंस एंड रिस्ट्रिक्टिंग द हेजेमनी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। किसी भी एक नेशन की हेजेमनी को रोकना हर तरह से इन द सेंस इकोनॉमिक वे में भी, कल्चरल वे में भी, पॉलिटिकल वे में भी। तो मल्टीलेटरलिज्म एस्टैब्लिश अगर होता है दुनिया में तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। राइट नाउ क्या है, आपको जो भी सिस्टम नजर आता है वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस का, चाहे आप WTO की बात करो, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की बात करो, इट इज डोमिनेटेड बाय ओनली 1 or 2 नेशंस। प्राइमरली अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो उसी से डोमिनेटेड है। तो उसकी हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए, फाइनेंशियल हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए, पॉलिटिकल हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए, इकोनॉमिक हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए हम क्या लेकर आए, मल्टीलेटरलिज्म एज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि सार्क, जैसे कि एपेक, जैसे कि और बहुत सारे नेशंस जो मिलके ग्रुपिंग बनाते हैं, और ग्रुपिंग बनाने के बाद दे टेंड टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम, उसकी बातों को ना मान के। तो ये भी यही कह रहे थे, द पोटेंशियल टू लीड द पाथ टुवर्ड्स रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, सो बट इट सफर्स फ्रॉम द न्यूमरस इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड 14th ब्रिक समिट। एनीवे, so BRICS was a term coined by senior Goldman Sachs employee in 2001 and came into being with first BRICS summit। So इतना इंफॉर्मेशन याद रखना, इट इज वर्थ एप्रिसिएशन कि इनको पता था कि ब्रिक समिट, ब्रिक जो वर्ड है, इट वाज कॉइन्ड बाय whom, एंड देन उसके बाद कब ये आया। अब ऐसा तो नहीं इनको पता था, प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि पेपर में ब्रिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं याद करके चला जाऊं। नो, ऐसे ही इन्होंने कितना कुछ याद किया होना, कितना कुछ स्ट्रक्चर किया होना। तो लीडिंग टुवर्ड्स द रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब हमने देखना है कि कैसे मल्टीलेटरलिज्म इसकी तरह ये एस्टैब्लिश हो पा रहा है, कैसे ब्रिक्स के अंदर पोटेंशियल है कि वो मल्टीलेटरलिज्म ला सकता है, वो लोगों की आवाज बन सकता है, वो बड़ी आवाजों को कर्व कर सकता है। सो इसमें सबसे पहले इन्होंने ब्रिक्स को आइडेंटिफाई किया। यहां लिखा भी जा सकता था कि ब्रिक्स के मेंबर्स कौन से हैं, जो मुझे मिसिंग लगा। अब जैसे हम बात बोले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें ब्राजील की बात करो, चाहे रशिया को छोड़ के इंडिया, चाइना आप, और आप बात करो साउथ अफ्रीका की, तो मोर और लेस यहां आवाज किस चीज की है, इट इज अ साउथ साउथ कोऑपरेशन। इवन G20 समिट में भी इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने साउथ साउथ कोऑपरेशन को एम्फसाइज किया, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ बहुत पीछे है। एंड अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो नेशंस हैं वो बहुत आगे निकले हुए हैं और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है सदर्न हेमिस्फीयर के नेशंस को। तो ब्रिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन लेकर आता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, हॉलमार्क ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही वो ऑर्डर है जहां पर इनकी आवाज सुनी जाए। देन टैकलिंग वेस्टर्न इकोनॉमिक हेजेमनी वाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड वी ऑल नो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी एस्टैब्लिश किया गया था, जिसने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ द लोन्स एंड एडवांसमेंट्स को चैलेंज किया। दैट वाज न्यू डेवलपमेंट बैंक।
एंड कंटिजेंसी रिजर्व्स अरेंजमेंट। सो दिस इज, ये जो जितने पॉइंट्स है ये सारे क्या शो कर रहे हैं कि कैसे जो ब्रिक्स है वो एक पोटेंट टूल बन सकता है किस चीज के लिए, मल्टीलेटरलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर कैसे वो पोटेंशियल रखता है कि वो मल्टीलेटरलिज्म एस्टैब्लिश करे। तो पुश फॉर रिफॉर्म्स इन यूएनएससी अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डायनामिक्स। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो रिफॉर्म्स है वो भी ये पुश कर रहा है। अब सी आदित्य श्रीवास्तव व्हाट ही हैज डन, ही हैज फर्स्ट पिक्ड अप साउथ साउथ कोऑपरेशन पॉइंट्स कि कैसे पॉइंट्स पिक किए गए। अब यहां से आप सीधा ले भी सकते हैं कि आपके आंसर्स कैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब इस आंसर्स में हमें ये भी नहीं नजर आ रहा कि पैराग्राफ फॉर्मेट में, हमें ये भी नहीं महसूस होता कि पॉइंटर्स में, हमें ये महसूस होता है कि बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया। हैंडराइटिंग भी ऐसी है जो लेजिबल है, ना बहुत सुंदर है ना बहुत खराब है। तो उसके बाद यूएनएससी के रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात की गई। उसके अलावा इतना ही नहीं, इन्होंने बोला कि परमानेंट सीट टू द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में भी यहां जिक्र किया गया कि इंडिया एंड ब्राजील आर द कंटेंडर्स। देन कोविड वैक्सीनेशन में इनका कितना बड़ा योगदान था, कितना इनका हाथ था, कैसे इन्होंने सपोर्ट किया, अगेन वहां लिखा गया। ब्रिक्स नेशन के बारे में, काउंटरिंग हेजेमनी ऑफ द डेवलप्ड नेशन इन द डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ में आवाज बनना, किसकी आवाज बनना, सब्सिडीज की आवाज बनना, फार्मर्स की आवाज बनना डब्ल्यूटीओ में, वो भी यहां मेंशन कर रहे हैं कि कैसे। अगर आप आवाज बन ही नहीं रहे हो, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स के कोई फायदा ही नहीं है वहां पर रहने का आपका, या फिर आपका कोई जोर ही नहीं है। तो इस चीज को भी क्या किया गया, हैंडल किया गया। काउंटरिंग टेररिज्म वाया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और यहां बोला गया कि अभी भी टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं है आपके पास, कंप्लीटली टेररिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए, अगेन आवाज उठाना वहां। देन चैलेंजेस इंटरनली इन ब्रिक्स, तो कंसर्न्स अराउंड चाइनीज स्क्यूनेस ड्यू टू द चाइनाज इकोनॉमिक माइट। अब यहां पर चैलेंजेस आ गए हैं। सो 5-7 पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए, उसके बाद बट सफर फ्रॉम न्यूमरस इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। तो आधा क्वेश्चन रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म कैसे आ सकता है ब्रिक्स के साथ, आधा क्वेश्चन इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे आएंगी, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस आई मीन सॉरी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे हैं यहां पर ऑलरेडी। तो यहां पर यू कैन वेरी मच इमेजिन द नेशन जो यहां पर है, दैट इज चाइना, एंड चाइना इज ऑफ कोर्स पोजिंग अ थ्रेट टू द रोड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म ओनली। Concerns around Chinese skewness due to China's economic might, concerns with each other's initiative, example border and road initiative को ना इंडिया सपोर्ट करता है, I mean बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ना इंडिया सपोर्ट करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड देन उसके अलावा ना रशिया उसको सपोर्ट करता है। सो ये चैलेंजेस हमें देखने को आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द चाइनाज इकोनॉमिक माइट। एंड चाइना का फर्दर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी यहाँ कोट किया जा सकता है, कैसे ब्रिक्स नेशन में से जो इंडिया एक नेशन है, प्रोमिनेंट नेशन, इमर्जिंग इकोनॉमी, उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, देन डेट दे के नेशंस को अपने अंडर लाने की कोशिश करता है। तो चाइना कौन सी पाथ पे है, चाइना मल्टीलेटरलिज्म की पाथ पर नहीं है, यूनिलेटरलिज्म की पाथ पर है। तो इंटरनल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखो कैसे डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया गया कि 3 डेमोक्रेसीज हैं विद टिल्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, अदर 2 हैं स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द वेस्ट, जैसे कि चाइना इज स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द वेस्ट, रशिया इज स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द वेस्ट, बाकी के जो 3 नेशंस हैं दे आर प्रो वेस्ट। तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस भी यहां पर हैं। अब ग्लोबल क्रिटिसिज्म ऑफ रशियन एग्रेशन एंड चाइनाज 9 लाइन, मेंबर्स फेस डिप्लोमेटिक डायलेमा इन सपोर्टिंग ईच अदर। तो यहां पर जब रशिया का ग्लोबल क्रिटिसिज्म हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन वॉर, with respect to its policies, उधर से चाइना का क्रिटिसिज्म हो रहा है, हाउ कम द अदर नेशंस ऑफ द ब्रिक्स जो हैं वो वहां पर क्या करें, जाके सपोर्ट करें, फिर प्रॉब्लम आती है। इंडिया बीइंग अ पार्ट ऑफ बोथ क्वाड एंड ब्रिक्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट परसीव्ड बाय द यूएस एंड द चाइना, कि एक तरफ से आप ब्रिक के भी मेंबर हो, दूसरी तरफ से क्वाड के भी मेंबर हो, यहां पर ये भी प्रॉब्लम आ रही है हमें। ठीक है, सो पॉइंट क्या है, कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस यहां नजर आ रही हैं। जस्टिफाई किया गया क्वेश्चन को कि मल्टीलेटरलिज्म को ला सकता है ब्रिक्स, उसके लिए पॉइंट्स दे दिए, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है उसके लिए पॉइंट दे दिए। डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड 14th ब्रिक्स समिट। अब यहां पर रिसेंटली कंक्लूडेड 14th ब्रिक्स समिट के कुछ पॉइंट्स आने जरूरी थे, अगर वो पॉइंट्स आते तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर आंसर कि क्या इस चीज को कर्व करने की बात की गई है रिसेंटली कंक्लूडेड स्टेटमेंट में, वो यहां पर जो पार्ट था मिसिंग था। सो आइडियली यहां पर 3 थे, डिस्कस इन द लाइट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड ब्रिक। तो ये तीसरा वाला एस्पेक्ट 2 नहीं टच किया गया, बट एनीवे अगर आप टच कर लेते तो आपका आंसर और ज्यादा बेहतर हो जाता है। ये आंसर ऑफ कोर्स इट्स अ मॉडल आंसर। द नीड ऑफ टाइम इज टू रिफॉर्म ब्रिक्स टू क्रिएट सिनर्जीज बाय फोकसिंग, कंक्लूजन आ गया जी, बाय फोकसिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ लाइक रशियन ऑयल, इंडियाज आईटी एक्सपर्टीज फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, सॉल्विंग इंटरनल डिस्प्यूट्स बाय डायलॉग, टॉलरेंस एंड कैन हेल्प ब्रिक्स शेप द 21st century as envisioned by the Goldman Sachs. So anyway, जितना ज्यादा पढ़ोगे टॉपर्स के आंसर्स को, जितना मल्टीपल टाइम्स आप रीड करोगे, उतनी ज्यादा सक्सेस हासिल होगी आपको।
उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, उतना ज्यादा आपका हाथ चलेगा। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। तो दिस वाज द आंसर जो मैंने दो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की, एंड आई होप आपको समझ आया कैसे आंसर्स लिखते हैं, एंड इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। मिलेंगे और आंसर्स लेके आपके साथ, ऐसे की भी बात करेंगे। थैंक यू।